हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पर सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ट्रेडिशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं जो कि उनके सिलेबस में गिवन है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वो दो फंक्शंस ऑपरेट करता है, एक रेगुलेटरी या सुपरवाइजरी और एक प्रमोशनल फंक्शन। ठीक है, तो एक ट्रेडिशनल फंक्शन होता है, तो वो ट्रेडिशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं हम। पहला उसमें से फंक्शन है बैंक ऑफ इशू। ठीक है, सो सेंट्रल बैंक हैज गिवन एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ नोट इशू इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास ही मोनोपोली यानी कि एक अधिकार है जो वो नोट जो है वो प्रिंट कर सकता है, छाप कर सकता है। ठीक है, ताकि एक जैसे नोट जो है वो प्रिंट हो इकोनॉमी में। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर दो तीन बैंक के पास ये राइट्स दे दिए जाते हैं तो हो सकता है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो और यूनिफॉर्मिटी का जो प्रिंसिपल है वो नेग्लेक्ट हो। ठीक है, इसीलिए इसको एक एक्सक्लूसिव मोनोपोली राइट्स दिया गया है नोट प्रिंटिंग का। ठीक है, नोट इशू का, विच इज डिक्लेयर्ड एज ए अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी में जो नोट्स आते हैं, ठीक है, कोइंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, नोट्स आते हैं। तो जितने भी टाइप के नोट्स होते हैं 1 रुपए के नोट को छोड़कर, वो सारा जो क्वांटिटी है वो प्रिंट करता है आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक। ठीक है, सो ऑल नोट्स आर इशूड बाय सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। ठीक है, अब ये 1 रुपी नोट कौन प्रिंट करता है? तो जितने भी कॉइन्स होते हैं, जितने भी डिनोमिनेशन के कॉइन्स होते हैं, सिक्के, और 1 रुपए का नोट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास होता है। ठीक है, जहां पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं और फिर वो प्रिंट होता है। ठीक है, और जितने भी तरह के नोट्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक प्रिंट करती है। तो सेंट्रल बैंक ऑब्लिगेट टू बैक द करेंसी विद असेट्स। ठीक है, इसका मतलब जितनी भी करेंसीज मनी सप्लाई की जाती है इकोनॉमी में, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ असेट्स होती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, रिजर्व, और जो सिक्योरिटीज हो गई, फॉरेन एक्सचेंज हो गए। तो ये हमारे पास होने चाहिए, तभी हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। ना तो हम ज़्यादा कर सकते हैं प्रोपोर्शनली और ना ही कम कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमारा सिस्टम है प्रिंटिंग का वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जहाँ पर 200 करोड़ की वैल्यू का असेट्स जो है हमारे पास होना चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ का सोना होना चाहिए और बाकी जो 85 करोड़ का है वो सिक्योरिटीज होनी चाहिए, या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज हैं वो होने चाहिए, फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 200 करोड़ की वैल्यू का जो है वो होना चाहिए असेट्स के रूप में, तभी हम मनी जो है वो प्रिंट कर सकते हैं एक लिमिटेड क्वांटिटी तक। ठीक है, सो 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स आर इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो देख लेते हैं बैंक ऑफ इशू। तो ये राइट सेंट्रल बैंक को दिए गए हैं कि वो नोट जो है वो प्रिंट कर सकता है इकोनॉमी में अपनी मर्जी से। ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए। तो इसके क्या फायदे हैं देखते हैं। तो आरबीआई बैंक ऑफ इशू होने की वजह से नोट्स जो है वो एक जैसे होते हैं, चाहे आप किसी भी कोने में चले जाएं कंट्री के, आपको 100 रुपए का नोट जो है वो वैसा ही दिखाई देगा जैसे आपको नॉर्थ और साउथ में दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो पीपल कॉन्फिडेंस इन करेंसी इज मेंटेन। पीपल का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि एक ही बॉडी है जो इसे कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है। ठीक है, टू स्टेबलाइज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और इससे क्या होता है कि मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल में होती है। ठीक है, तो पहला फंक्शन खत्म हुआ। दूसरा फंक्शन जो है वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। ठीक है, सरकार का बैंक होता है। अब सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो 3 तरीके के काम जो है वो करते हैं। पहला होता है बैंकर, एज ए बैंकर के रूप में काम करेगा गवर्नमेंट का। दूसरा है एजेंट के रूप में काम करता है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सरकार का। और तीसरा है फाइनेंशियल एडवाइजर, वो उन्हें सलाह भी देता है। ठीक है, जो वित्तीय सलाह होती है, फाइनेंशियल एडवाइजर गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक 3 तरीके से काम करता है, एज ए बैंकर, एज ए एजेंट और एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। तो देखते हैं एज ए बैंकर में वो क्या करता है। इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेसेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो भी बैंकिंग बिजनेसेस होते हैं जिसमें डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, हमने पढ़ा था कमर्शियल बैंक के बारे में, और लोन देना
और जो भी एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, वो सारा सेंट्रल बैंक भी करता है सरकार के लिए, ठीक है। मेंटेन्स करंट अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गिव लोन्स एंड एडवांसेस इन कंसिडरेशन ऑफ ट्रेजरी बिल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड है, इट एक्सेप्ट रिसिप्ट एंड मेक्स पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट, कैरीज आउट एक्सचेंज, रेमिटेंसेस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये एज ए बैंकर के रूप में काम करता है। एज ए एजेंट के रूप में क्या काम करता है? सेंट्रल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया या और बॉन्ड्स होते हैं, वो सेल और परचेज किए जाते हैं। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। अभी आप बस इतना ही समझ लीजिए कि एक तरीके से मार्केट होती है जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या और कोई सिक्योरिटीज जो हैं वो सेल और बाय की जाती है, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रल बैंक एज ए एजेंट के रूप में काम क्या करता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर इस मार्केट में OMO में पार्टिसिपेट करता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है और बेचता है इन ऑर्डर टू फाइनेंस द बजट और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स इशू करती है और RBI जो है वो उन्हें ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेचता है एज ए एजेंट के रूप में, और जो भी पैसा वहां से आता है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो सारी चीजें कौन मेंटेन करता है? RBI, यानी कि सेंट्रल बैंक मेंटेन करती है। एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर सेंट्रल बैंक क्या करता है? इट गिव्स एडवाइस टू गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। तो जब कभी भी गवर्नमेंट को जरूरत होती है कि इकोनॉमी में कैसे इन्फ्लेशन को कम किया जाए या जो डिप्रेशन की सिचुएशन है उसे कैसे ठीक किया जाए, तो वो RBI से कभी कभी फाइनेंशियल एडवाइजरी भी लेती है, ठीक है। थर्ड जो फंक्शन है वो है बैंकर्स बैंक। कि सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का बैंक तो होता ही है, पर वो बैंकों का भी बैंक होता है, ठीक है, बैंकर्स बैंक। इस फंक्शन में क्या होता है? सेंट्रल बैंक्स होल्ड्स अ पार्ट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक एंड लैंड देम फंड्स फॉर शॉर्ट पीरियड। हमने देखा था कमर्शियल क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में कि कमर्शियल बैंक को कुछ कैश रिजर्व जो है वो देने पड़ते हैं RBI के पास या अपने पास रखने पड़ते हैं। तो वो कैश रिजर्व किसके पास होते हैं? सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक का ही पैसा होता है वो। और फिर जब जरूरत पड़ती है उन्हें, कमर्शियल बैंक को, तो RBI क्या करता है, यानी कि सेंट्रल बैंक उन्हें शॉर्ट टर्म के पीरियड के लिए भी लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। It is empowered by the law to supervise and regulate and control the activities of commercial and cooperative banks। तो बैंकर्स बैंक होने के नाते ये क्या करता है? ये बैंकों के जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। अगर ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा कम कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं या फिर कुछ इरेगुलरिटीज करते हैं, तो सेंट्रल बैंक के पास ये हक होता है कि उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल आउट कर दे, ठीक है, या फिर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, पेनल्टीज इम्पोज करे। अभी हाल में ही 4 करोड़ की पेनल्टीज जो है वो एक्सिस बैंक पर लगी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंट्रल बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बैंक अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है कमर्शियल बैंक, तो वो उस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है, ठीक है। तो ये बैंकर्स बैंक होने के नाते इसका ये अधिकार होता है, राइट्स होते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कमर्शियल बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। और ये वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब कभी बैंक्स को जरूरत होती है पैसों की, फंड्स की, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो जो सेंट्रल बैंक है वो क्या आता है? आगे आता है, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। व्हेन कमर्शियल बैंक फेल to meet their financial requirement from other sources in case of financial emergency, then they approach to central bank to give loans and advances as a lender of the last resort and bail out the bank from the bankruptcy or insolvency, ठीक है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट में क्या होता है कि जब बैंक के पास फंड्स कम हो जाते हैं, जितनी डिमांड होती है डिपॉजिटर्स की, जिसकी वजह से बैंकिंग पर विश्वास जो है वो उठने लग जाता है लोगों का, लोग जो है वो क्राउड कर देते हैं कि मुझे पैसा चाहिए। तो बैंकिंग ऐसी सिचुएशन में क्या आ जाती है? इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में बैंकों को फंड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि उनके बैंकिंग सिस्टम पर जो बिलीव है वो
रिमेन स्टेबल रहे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इससे बचने के लिए सेंट्रल बैंक से वो लोन लेते हैं जब कहीं से और लोन नहीं मिलता है उन्हें। ठीक है, तो लास्ट में आकर जो है वो एज ए हीरो की तरह जो है वो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बचाती है। ठीक है, अभी पंजाब नेशनल बैंक के केस आपने सुना होगा, जहां पर पंजाब नेशनल बैंक जो है उसमें फ्रॉड का केस सुनाई दिया गया था, तो लोगों का विश्वास जो है वो उठने लग गया था। लोगों ने अपना पैसा जो है वो बड़ी तेजी से निकालना स्टार्ट कर दिया था और पीएनबी के पास इतना फंड्स अवेलेबल नहीं था। तो आरबीआई जो है वो ने इंटरफियर किया बैंकिंग में और उसके बाद मोरेटोरियम जो है वो इम्पोज किया था। उसके बाद फिर पीएनबी को उन्होंने एसबीआई और एलआईसी के थ्रू जो है वो उसके शेयर जो है परचेज किए। पहले ये प्राइवेट कंपनी थी, फिर बाद में गवर्नमेंट ने इसमें अपने पैसा जो है वो लगाया। ठीक है, तो ऐसे बचाते हैं ताकि, क्योंकि जो डिपॉजिटर्स हैं वो पब्लिक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए आरबीआई जो है वो क्या करती है, इंटरफेयर करती है, इंटरवीन करती है। बैंकिंग पर जो विश्वास है उसे बचाती है और जो कमर्शियल बैंक है उन्हें इंसॉल्वेंसी से बेल आउट करती है, यानी कि बाहर निकालती है। ठीक है, फिफ्थ जो पॉइंट है वो है क्लियरिंग हाउस। तो सेंट्रल बैंक एज ए क्लियरिंग हाउस की तरह भी काम करता है। तो सेंट्रल बैंक आल्सो एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस फॉर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, एज देयर कैश, यानी कि देयर कैश का मतलब यहाँ कमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व आर केप्ट विद सेंट्रल बैंक, हमने पढ़ा था। इट बिकम्स easier टू सेटल क्लेम बिकॉज ईच बैंक हैज देयर अकाउंट विद इट। तो कमर्शियल बैंक के पास, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका अकाउंट जो है वो आरबीआई के पास खुला होता है। ठीक है, ओपन होता है और इससे आरबीआई को बैंकिंग, जो इंटर बैंकिंग क्लेम्स हैं उसको सेटल करने में इजी होता है। ठीक है, क्रेडिट और डेबिट की एंट्रीज के द्वारा। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज देयर आर टू बैंक्स, they draw checks on each other. Suppose bank A has due to it 3,000 from bank B and has to pay 4,000 to B. At the clearing house, mutual claims are offset and bank A pays the balance of 1,000 to B and account is settled. ठीक है, तो मान लेते हैं कि दोनों बैंकों का जो चेक जो है वो ड्रॉ किया गया है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, और बैंक ए को पे करना है 4,000 रुपीज बी को, और बैंक ए जो है वो बी जो ए का पैसा जो है बी के पास है, तो बी जो है वो उसे देगा। ठीक है, सिंपल टर्म में अगर बताऊं तो बैंक ए का पैसा जो है वो बी के पास है 3,000 और बैंक ए को पे करना है 4,000। तो यहाँ सेंट्रल बैंक क्या करेगा, एज ए क्लियरिंग हाउस इनके अकाउंट जो है वो सेटल करेगा डेबिट और क्रेडिट के एंट्रीज से। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 1,000 का जो इनका डिफरेंस है वो क्या कर देगा, वो बैंक ए जो है वो पे कर देगा। ठीक है, तो बैंक ए से वो चीज डेबिट हो जाएगी और बैंक बी में 1,000 का अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और इनके बीच में जो इंटर बैंकिंग क्लेम्स थे वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, सो क्लियरिंग हाउस आरबीआई ऐसे करती है। सो जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा वो है क्रेडिट कंट्रोल। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, इकोनॉमी में कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं और सेंट्रल बैंक जो है वो उन क्रेडिट जो क्रिएशन है उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, सो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, ऑफन commercial bank create more credit through its credit creation process which sometimes results in inflation, or here central bank controls or withdrawal excess liquidity or money supply from the economy by using its monetary tools. तो मॉनेटरी टूल्स का इस्तेमाल करके जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई के वॉल्यूम को कम और ज़्यादा करती है। ठीक है, उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करती है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके। और मॉनेटरी पॉलिसी में जो टूल्स होते हैं उनमें वेरिएशन करके, और वो टूल्स क्या होते हैं, जैसे रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR और ओपन मार्केट ऑपरेशन अभी हमने पढ़ा और एटसेट्रा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें से जो पहला फंक्शन था वो था बैंक ऑफ इशू, नोट छापने का अधिकार। दूसरा है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सरकार का बैंक, जिसमें एज ए बैंकर
एज अ एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में सेंट्रल बैंक काम करता है। थर्ड जो है वो बैंकर्स बैंक है, जिसमें वो बैंकों का बैंक है, तो कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स और क्रेडिट जो है वो सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है। फोर्थ जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी कि आखिरी समय में आकर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बचाता है लोन देकर। ठीक है, उसके बाद क्लियरिंग हाउस है, जिसमें इंटर बैंकिंग क्लेम्स को सेटल किया जाता है। और फिर सिक्स्थ है क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। तो थैंक यू, इस वीडियो में बस इतना ही।